स्टार्ट करें। देखो, मिस्टर सॉलिड है यंग प्रोफेशनल और 29 ईयर्स। पहला बात तो टॉपिक किसका है? स्मॉल शेयर होल्डर। तो स्मॉल शेयर होल्डर होता क्या है? जिनके लिए अलग से एक डायरेक्टर चाहिए, या तुम्हारा डायरेक्टर का टीम में जो लोग हैं उनमें से एक इनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो बोला किनको गया स्मॉल शेयर होल्डर, पहले वो समझेंगे तब केस पे आएंगे। स्मॉल शेयर होल्डर वो है जो लोग 20,000 रुपीज से कम का शेयर होल्ड करते। मान लो मेरे पास रिलायंस का 16,000 रुपया का शेयर है, मान लो किसी के पास टाटा का 18,000 रुपया का शेयर है, उनको बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर। 20,000 से कम रुपया का शेयर जो लोग होल्ड करते हैं। अब पॉइंट इज, इनको अलग एक डायरेक्टर क्यों चाहिए, या अलग से कोई अपॉइंट होता नहीं है, मतलब जो तुम्हारा डायरेक्टर का टीम है उनमें से एक जन उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, मेजोरिटी लोग तो खुद का बात खुद ही मनवा लेगा ना। जो लोग मेजोरिटी शेयर होल्डर है या बड़े शेयर होल्डर है, वो लोग तो अपना बात ऐसे भी मनवा ही लेंगे मीटिंग में। ये 15,000, 10,000, 5,000 रुपया वाला शेयर होल्ड करने वाला लोग को कोई बात सुनता भी है कंपनी में, या उनका वोटिंग का कोई उतना वैल्यू भी बनता है? नहीं सर। मेरे पास रिलायंस का 5,000 रुपया का शेयर है, क्या ही मेरा मीटिंग में वोट का वैल्यू बनेगा कि मेरा बात माना जाए या मेरा बात उस तरीके से सुना जाए? तो यहां पर एक ऐसा कंपनी का रूल है कि एक डायरेक्टर ऐसा हो जो इनको रिप्रेजेंट करे, जो मीटिंग्स में इनका बात रखे, बोर्ड मीटिंग में, एजीएम में इनकी तरफ से बात करे, मतलब इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखे। तो यही बात ये टॉपिक करता है। दो तीन ही मेन रूल है। एक, कि इनको बोला गया स्मॉल शेयर होल्डर 20,000 से कम वालों को, इनके लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, ये भी सेकंड काम का बात है। ठीक है। हाँ, ये लोग रिटायर बाय, इनका जो डायरेक्टर होगा ना वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। सर, ये रिटायर बाय रोटेशन लास्ट क्लास में भी था। ये होता क्या है? देखो, सीधा बात है, तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसमें से 2/3 रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट होते हैं, मतलब चूज होते हैं। मान लो मेरे यहाँ 12 डायरेक्टर है, तो 12 का 2/3 8, 8 का 1/3 को रिटायर होना पड़ता है। तो 2/3 चूज होते हैं, उनमें से 1/3 रिटायर होते हैं और फिर नए अपॉइंट होते हैं अगले साल के लिए। एवरी ईयर ये प्रोसेस होता है। इसी को रिटायरिंग बाय रोटेशन बोलते हैं। 8 का 1/3 कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, यानी 3 को रिटायर होना पड़ेगा। ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा, कभी भी 2 पॉइंट अगर 3 भी आ रहा है तो उसको 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहां यही बोला है कि स्मॉल शेयर होल्डर का जो डायरेक्टर है ना, वो रोटेशन से रिटायर नहीं हो। एक डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेशन 3 साल तक करेगा लगातार, उसके बाद उसको हटना पड़ेगा, फिर कोई और हो। ठीक है। और जब उसका 3 साल एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा एलिजिबल नहीं होगा स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर बनने के लिए। कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर नहीं बनेगा। बेसिक रूल इतना ही। ठीक है। तो यहां पे यही बोला। तो अब केस स्टडी पढ़ते हैं। मिस्टर सॉलिड है यंग प्रोफेशनल ऑफ 29 ईयर्स, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 150 days in the previous financial year. He does not hold any share in Happy Retail Limited, which is quoted listed company. Small shareholder have decided among themselves that he proposed to be appointed as small shareholder director, who shall not be liable to retire by rotation, and his tenure shall be 5 years. तो एक मिस्टर सॉलिड बोल के यंग प्रोफेशनल है, मतलब CA CS कुछ होगा, वो 150 दिन पिछले साल इंडिया में रहा है। वो कंपनी में कोई शेयर होल्ड नहीं करता, हैप्पी लिमिटेड में। हैप्पी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। स्मॉल शेयर होल्डर जो लोग हैं वो लोग डिसाइड किए हैं कि वो मिस्टर सॉलिड उनका डायरेक्टर बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बनेगा। और स्मॉल शेयर होल्डर ये भी डिसाइड किए हैं कि वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा और 5 साल उसका टेन्योर होगा। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या इन लोगों का बात ठीक है, माना जाए? तो देखो, पहले वही रूल पहले बताया कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं। अब उनके लिए जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है, पहला बात तो डायरेक्टर का मतलब एक ही डायरेक्टर होगा उनका रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है, एक से ज्यादा कम नहीं रख सकता है, बट एक तो होना ही पड़ेगा। वो नॉट लाइबल टू रिटायर होगा तो यहाँ पे शेयर होल्डर का राइट है, शेयर होल्डर जो बोला है चलो माना जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर उसको कितने साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं? 5 साल। तो भैया वो 3 ही साल हो पाएगा, लेकिन रूल क्या बोलता है? कंसेक्यूटिव 3 ईयर होगा, और एक बार रिटायर हो गया तो दोबारा अपॉइंट नहीं होगा। तो गिवन केस में मिस्टर सॉलिड कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, चाहे वो शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का, वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, ये भी स्मॉल शेयर होल्डर का रिक्वेस्ट ठीक है, माना जाएगा। लेकिन वो 3 ही साल के लिए अपॉइंट हो पाएगा, 5 साल के लिए नहीं। शंकर वॉज अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन 2 March. Shankar has submitted a letter to the board of directors expressing his desire to get reappointed. शंकर को 2 March 2017 को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। वो कंपनी को एक लेटर दिया है कि हमको दोबारा रीअपॉइंट करो। अब तुम्हारा बोर्ड तुमसे ओपिनियन चाहता है, और रीअपॉइंटमेंट का लेटर कब दिया है? 31 मार्च 2021। सर वो मार्च 2017 में बना था, 17, 18, 18, 19, 19, 20, ये 3 ही साल को बन सकता है। तो वो रिक्वेस्ट कब डाल रहे हैं? तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल उसका हो चुका ऑलरेडी क्रॉस। तो यहाँ पे पहला वाला रिक्वेस्ट तो उसका माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट बोला वेदर इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन ऑन 31 मार्च 2019, मार्च 19 को, मतलब 18-19 में, मार्च 19 तो 18-19 में आएगा ना। उस दिन उसको कंपनी बोला है तुम रिटायर बाय रोटेशन हो जाओ, नहीं, उसको रिटायर बाय रोटेशन नहीं होना है 3 साल में, वो रिटायर बाय रोटेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो रहेगा। यहाँ पे सेकंड बात पे कंपनी गलत है, ठीक। सिंस शंकर इज सर्विंग एज ए डायरेक्टर इन मेनी कंपनीज, whether directorship in the capacity of small shareholder director can be included in the total number of directors as provision of Companies Act. एक आदमी कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? नॉट मोर देन 15। तो वो बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर है ऑलरेडी। तो ये जो जिस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर है, क्या वो भी उस कैलकुलेशन में काउंट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज में? नहीं। तो यहाँ पे पहले तो वो रूल बताया कि वो 20,000 से कम वालों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर वही 3 रूल बताया, रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, उसका कंसेक्यूटिव 3 साल पीरियड होगा, और एक बार 3 साल पूरा हो गया तो वापस से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहला वाला आंसर में बोला शंकर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, नॉट एलिजिबल टू रिटायर। शंकर डायरेक्टली विल बी काउंटेड इन द, सॉरी ये गलती हो गया अपने बोलने में, ओवरऑल कैलकुलेशन में काउंट होगा। अरे वो स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव चाहे किसी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो, फिर तो वो बोलेगा और 50 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर बन सकता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। टोटल कितनी कंपनी में एक आदमी कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसका जो रूल है उसको वो रूल तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो चाहे नॉर्मल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोला एग्जामिन विद द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब सही है, माना जाए कि नहीं, वैलिड है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि रूल क्या था, लिस्टेड कंपनी है तो एक वुमेन रखना ही पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर है तो फिर वो 100 और 300 वाला, 100 करोड़ का पेडअप कैपिटल, 300 करोड़ का टर्नओवर, तो फिर तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। हर लिस्टेड कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना ही चाहिए। हाँ सही है। ऊपर कहीं पे ये पढ़े थे क्या किस कंपनी में होना चाहिए और किस में नहीं? कहाँ पढ़े, कब पढ़ाया हम ये एसएसडी किस में होगा और किस में नहीं? क्या बोला बताओ? नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर के कुछ नहीं है सर, स्मॉल शेयर होल्डर
आपने पढ़े वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ। और वो वुमेन डायरेक्टर के लिए पढ़े थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पढ़े थे, और किसके लिए पढ़े थे? एक और टाइप का बात तो पढ़े थे अपने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक पढ़े, दो ही पढ़े थे। हाँ, वो रेसिडेंट, रेसिडेंट डायरेक्टर को इंडियन रेसिडेंट, एक डायरेक्टर कम से कम तुम्हारा इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अब वो 3 टॉपिक पढ़े, चौथा टॉपिक पढ़े स्मॉल शेयर डायरेक्टर। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में एक स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए, बस ये रूल है। अनलिस्टेड में जरूरत भी नहीं है ना बेटा। अनलिस्टेड या प्राइवेट लिमिटेड, उसमें क्या ही जरूरत है, उसमें कितना ही शेयर होल्डर होगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी में तो बहुत शेयर होल्डर होते हैं। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनके हजारों लाखों शेयर होल्डर होंगे, उनमें कंपलसरी है बस। तो एक ही रूल है, लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए, बाकी कोई रूल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज पूछा, वुमेन डायरेक्टर का, तो वुमेन डायरेक्टर का रूल क्या पड़े? लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा कि जिस कम जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है उनमें एक वुमेन डायरेक्टर जरूरी है। ठीक है। या फिर जिनका टर्नओवर वाला लिमिट यहाँ लिखना चाहिए था, लोग को नहीं लिखा है लोग। और अब बोला स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रूल, तो स्मॉल शेयर होल्डर बोला सिर्फ लिस्टेड कंपनी का रूल है, और कोई रूल नहीं है। अगर तुम लिस्टेड कंपनी है तो तुम्हारे यहाँ एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहले आप दोनों का आंसर किया। पहले बोला लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी होना पड़ेगा, मैंडेटरी। ये क्या लिखा, इट इज ऑप्शनल फॉर लिस्टेड कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ऑप्शनल क्यों बोला? अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर के लिए बोल रहे हैं मे हैव वन। मे बोला है, मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कंपनी का शेयर होल्डर पे डिपेंड है, अगर वो इलेक्ट करता है तो। कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर अगर बोलते हैं ना कंपनी को हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, लिस्टेड कंपनी में अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करे देन एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपल्सरी, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑप्शनल रख दिया ना, ये शेयर होल्डर पे डिपेंडेंट है कि वो लोग रखवाना चाहता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आया फर्स्ट डायरेक्टर। तो अब फर्स्ट डायरेक्टर का रूल क्या है, पहले रूल पढ़ लेते हैं। या तो तुम्हारे आर्टिकल में उसका नाम मेंशन है, या तुम्हारा आर्टिकल में उसको अपॉइंट करने का मैनर यानी तरीका मेंशन है, या फिर थर्ड बात क्या बोला, पहला डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है वो पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल में उसका नाम ही लिख दो कि आदमी फर्स्ट डायरेक्टर होगा। नहीं तो वहां पर तरीका लिख दो कि कैसे डिसाइड होगा। और नहीं तो फिर जो तुम्हारे वो स्टार्टिंग के जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक जन एक बार फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट एजीएम तक। ठीक है, यही रूल है बस फर्स्ट डायरेक्टर के लिए। हाँ, 1% कंपनी में सर 1% कंपनी में वही आदमी फर्स्ट डायरेक्टर होगा, बात खत्म। उतना कहानी करने का फायदा नहीं, क्योंकि और कोई है ही तो नहीं, तो किसको बनाएंगे। चलिए, तो यहां पे देखो क्या लिखा, पहले बोला आर्टिकल में नाम होना चाहिए। अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है तो जो लोग मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है, मतलब वो स्टार्टिंग के 2 मेंबर 7 मेंबर जो भी होंगे तुम्हारे, उनमें से कोई एक दिन डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो पहले हम जो रूल बोला वही लिख दिया, ओपीसी के लिए भी रूल लिख दिया। अब केस पकड़ा, बोला न्यूली इनकॉर्पोरेट अवे लिमिटेड हैज नॉट मेंशन नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन आर्टिकल्स। कंपनी का आर्टिकल का डायरेक्टर का नाम मेंशन नहीं है आर्टिकल्स में। अब बताओ एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कैसे वो लोग अपना फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करें। और तुम्हारा आंसर क्या होगा अगर वो 1% कंपनी है तो। और क्या ये रूल प्राइवेट लिमिटेड में भी एप्लीकेबल है? 3 क्वेश्चन पूछा एक एक स्टडी में। पहला क्या पूछा, हाँ
दूसरा पहला बात पहला बात ये पूछा है कि आर्टिकल का उसमें नाम ही नहीं है, आर्टिकल में उसका कोई का भी नाम नहीं है। ठीक है, दूसरा बात बोला, और तीसरा बात बोलिए प्राइवेट पे भी रूल है क्या। तो पहले तुम बेसिक रूल लिखो, एवरी कंपनी लिखा है, यहाँ पे कहीं नहीं बोला पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कोई रूल, एवरी कंपनी। क्या रूल है, या तो आर्टिकल में नाम हो, और अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है वैसा, न कोई मैनर डिसाइडेड है, तो फिर जो कंपनी के स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम्स है उनमें से कोई एक जन फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, अनटिल अगला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाए। 1% में जो 1% डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब रूल के लिए दोनों आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे अगर अवे लिमिटेड का आर्टिकल में ये कंटेन नहीं करता प्रोविजन, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर उनमें से किसी एक को बना दो। ठीक बात। और देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये रूल ऑल कंपनी पे एप्लीकेबल है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। हम ऊपर कहीं नहीं बोला लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सिंपली बोल रहे हैं कंपनी में ये रूल है, कंपनी माने सब कंपनी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 दिसंबर 2019। एन एडवाइजर टू द कंपनी सजेस्टेड दैट सिंस द आर्टिकल्स do not contain provision related to appointment of a director, company can function without the director until article of association is amended. एक एडवाइजर मिला इनको, वो एडवाइस किया है कि अगर आपका आर्टिकल में नाम नहीं है तो फिर बिना डायरेक्टर के भी कंपनी काम कर सकता है जब तक आर्टिकल को चेंज नहीं करो। क्या वो एडवाइजर का सजेशन ठीक है, तुमसे पूछा जा रहा है, बोलिए बोलो, दोबारा सुनो। कंपनी एक एडवाइजर के पास गया, डिम लिमिटेड, वो एडवाइजर बोल रहा है अगर आपका आर्टिकल में किसी आदमी का नाम नहीं मेंशन है तो आप बिना डायरेक्टर के काम कर सकते हो जब तक आर्टिकल को चेंज नहीं करो, जब तक आर्टिकल को अमेंड नहीं करो। तुमसे ये कंपनी एडवाइस मांग रहा है, क्या ये एडवाइजर का राय सही है? हट, क्या बोल रहा है देवराज? देवराज तुम एक जगह कहा बोला रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? जब तक आर्टिकल को अमेंड नहीं किया जाए, तो आर्टिकल को जब तक चेंज नहीं किया जाए तब तक बिना डायरेक्टर के काम करो। उफ, देवराज बाबू, ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। देवराज पहला बात बताओ, कंपनी का आर्टिकल बने बिना कंपनी बनता है क्या? तो कंपनी का आर्टिकल तो बना, ये बोला जब तक आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं करो तब तक बिना डायरेक्टर काम करो, कभी जिंदगी में आर्टिकल नहीं बदलेगा, बिना डायरेक्टर के काम चलता रहेगा। कंपनी विदाउट डायरेक्टर होता है क्या? तो फिर अगर आपका आर्टिकल में किसी का नाम नहीं है तो जिनका मेमोरेंडम में स्टार्टिंग में साइन है उनमें से किसी को डायरेक्टर बनाओ। तुम रूल क्यों भूल जा रहे हो? इसलिए तो हम पहले टॉपिक के पहले तुमको एक बार रूल का रिमाइंडर दे रहे हैं। यू आर फॉरगेटिंग द रूल्स। ठीक है, तो देखो पहले भाई पूरा रूल लिखा कि या तो आर्टिकल में नाम हो, और आर्टिकल में अगर कोई नाम नहीं है तो मेमोरेंडम में जिनका नाम है उनमें से जो लोग मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है स्टार्टिंग में एमओए के, उनमें से किसी एक को डायरेक्टर बना दो। आर्टिकल के बदलने का वेट करें, आर्टिकल कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा तो ये एडवाइजर का तो बेवकूफ वाला बात हो रहा है ना कि बिना डायरेक्टर काम करते रहो तब तक, तो गलत बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अब तुम एग्जाम के लिए समझो, पहले ये भी रूल लिखा, ओपीसी का भी रूल लिखा, भले यहां मांगा नहीं मांगे। ठीक है ना?
अब तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, कैन डिमडिम लिमिटेड अपॉइंट अ डायरेक्टर हु हैज जस्ट स्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज इन इंडिया, मतलब वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, क्या फिर भी उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? बेटा हाँ, तुम फिर रूल भूल रहे हो, एक डायरेक्टर खाली रेसिडेंट होना जरूरी है, बाकी तुम किसी को भी अपॉइंट करो, वो रेसिडेंट है नहीं है डजंट मैटर, तुम्हारा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है? तो देखो पहले आंसर किया कि कंपनी का मेमोरेंडम में जिसका नाम है उसको अपॉइंट कर दो, उनमें से किसी एक को। एडवाइजर का एडवाइस इनकरेक्ट है, नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरा आंसर क्या किया, कैन अपॉइंट अ डायरेक्टर हु हैज जस्ट स्टेड 120 डेज इंडिया, क्योंकि एक डायरेक्टर खाली रेसिडेंट होना चाहिए, बाकी सब डायरेक्टर के लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि मैं एक ही डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है वो भी नॉन रेसिडेंट। पहला बात तो मैं एक ही डायरेक्टर रख भी नहीं सकता, मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक लिमिटेड में 3। अरे बेटा तुम फिर ब्लंडर कर, आराम से सुनो, तुम दो चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। मेंबर और डायरेक्टर दो चीजें होती है। मेंबर माने वो स्टार्टिंग के शेयर होल्डर, वो होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड में 7 मिनिमम, और प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2, ठीक है? डायरेक्टर के लिए रूल है प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे डायरेक्टर का पूछा है, तो तुम्हारे यहाँ मिनिमम 2 या मिनिमम 3 होने चाहिए, उनमें से एक कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए, बाकी तुम जिसको जहां का अपॉइंट करो, वो कोरियन है, साउथ अफ्रीकन है, अमेरिकन है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब बोल रहे अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है? यह एक में रिटायरिंग ऑफ रोटेशन का बात कर रहे हैं। एक कंपनी में 10 डायरेक्टर है, हम अभी तुमको पहले ही पढ़ा चुका है रिटायरिंग का रूल क्या है। पहले 2/3 ऑप्ट होंगे फॉर रिटायरमेंट, ऑप्ट होंगे मतलब चूज होंगे। अब उनमें से कितना रिटायर होगा? 1/3, ठीक है? तो देखो पहले यहां पे रूल लिखा, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर। अच्छा तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है कि सारे डायरेक्टर रिजाइन कर जाएंगे एक बार में, तब तो अलग बात है। देखो आर्टिकल में जो लिखा है वो पहला रूल है, नहीं तो फिर रूल क्या है, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी रिटायर बाय रोटेशन, मतलब ऑप्ट होंगे, और उनमें से फिर कितने रिटायर होंगे? 1/3, ठीक है? अब पढ़ते हैं केस क्या बोला। कंपनी में 10 डायरेक्टर है, उनमें से 2 नॉन रिटायरिंग है, 4 लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, और 4 एडिशनल डायरेक्टर है। तो बताओ इस बार कितने डायरेक्टर को रिटायरिंग बाय रोटेशन होना पड़ेगा नेक्स्ट एजीएम में, ठीक है? तो पहले तो रूल तो हम पढ़ा ही दिया, अब आंसर पे आंसर सीधा। तो आउट ऑफ द 10 डायरेक्टर 2 डायरेक्टर नॉन रिटायरिंग, 2 तो ऐसे हैं जो कभी रिटायर ही नहीं होंगे, उनको तो रिटायरिंग में डाल नहीं सकते हम, जब वो है नॉन रिटायरिंग। सर नॉन रिटायरिंग कोई कैसे हो सकता है? या तो वो एसएसडी होगा, स्मॉल सर्वर डायरेक्टर, है ना, जो मिनिमम 3 साल काम करेगा फिर हट जाएगा, उसको रिटायरिंग बाय रोटेशन में जाने का जरूरत नहीं है। या फिर वो कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी बैंक का, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो कंपनी को वहां से रिप्रेजेंट होता है ना, कोई बड़ा बैंक तुमको जब लोन देता है तो वो बोलता है हमारा एक डायरेक्टर तुम्हारे यहाँ बैठेगा ताकि तुमको उटपटांग डिसीजन न ले लो हमारा पैसा बर्बाद करने के लिए, तो उसको रिटायरिंग बाय रोटेशन में नहीं डाल सकते तुम जब तक तुम उसका कंपनी बैंक का लोन रिपेमेंट नहीं करो। तो किसी के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर होते हैं ना, वो रिटायरिंग बाय रोटेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बोला इस कंपनी में कितने डायरेक्टर, बोला 4, 10 टोटल है,
इसमें से 4 नॉन रिटायरिंग है, 4 रिटायरिंग बाय रोटेशन है, 4 एडिशनल है, 2 है, सॉरी, 2 4 4। तो अब यहाँ पे 4 director appointed, the additional director shall vacate the office at AGM because the additional director hold office till next AGM or the last date of which the AGM should have been held, whichever is earlier. क्या बोला है एडिशनली? देखो पहले रिटायरिंग के लिए क्या बोल दिया और नॉन रिटायरिंग के लिए क्या बोला। वो लोग तो होंगे नहीं उस लिस्ट में, 2 लोग, बाकी बच गए 4 4 4 और 8। तो जो एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी को कभी कभी एक्स्ट्रा डायरेक्टर रखना पड़ता है कुछ काम के लिए। हम लास्ट दिन में समझाया था, मान लो मेरे यहाँ 6 डायरेक्टर है, हमारे तो रूल एकदम सही है, लेकिन एक गवर्नमेंट टेंडर आया जिसमें गवर्नमेंट बोल रहा है मिनिमम 8 डायरेक्टर का साइन चाहिए इस टेंडर पे, तभी वो टेंडर वैलिड होगा। तो मेरे को और 2 डायरेक्टर एक बार के लिए रखना पड़ेगा वो टेंडर के लिए, उनको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। या फिर कंपनी को लग रहा है 6 डायरेक्टर अभी पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 लोग और लगेंगे, कुछ काम अर्जेंट आया उसके लिए, तो कंपनी एक बार एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। वो डायरेक्टर कब तक रहेगा? टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, फिर एजीएम में डिसाइड होगा उसका क्या करना है। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा है, 4 डायरेक्टर अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर शेल वेकेट द ऑफिस एट एजीएम बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम ओनली। तो ये 4 तो अपने आप ही निकल जा रहे हैं, ये रोटेशन में थोड़ी जाएंगे, इन 4 को तो निकलना ही है, क्योंकि हमने 4 को अपॉइंट किया था, अब जैसे एजीएम आएगा ये हट जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको रोटेशन में क्यों जाना है, इनको तो ऐसे ही हट जाना है। तो अब बचे 4 जो नॉर्मल है, 4 का बंधन कितना होगा? यानी उसको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी 2 लोगों को रिटायर होना पड़ेगा 4 में से। ठीक है, ये लोग एक गलती की है, 4 का 1/3 1.3 रियरेस्ट में राउंड ऑफ क्यों किया भाई, पर क्या रूल लिखा है? ओ नहीं, ठीक है, एक गलती हुआ, वो जब 2/3 निकालने का काम आएगा ना तब हायर में राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन ये 1/3 को नियरेस्ट में राउंड ऑफ करेंगे, मतलब ऊपर या नीचे। यहाँ पे 1.33 का नियरेस्ट क्या होता है 1, एक को रिटर्न होना पड़ेगा। ठीक है, और 4 तो जो एडिशनल है वो तो ऐसे भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूछा टोटल कितने लोग वेकेंट करेंगे ऑफिस को, 5, तो 5 लोग टोटल ऑफिस छोड़ेंगे। एक और रूल यहाँ लिख दिया, वो भी डिस्कस कर देते, वो यहाँ रिक्वायरमेंट में नहीं था। अब मान लो ये जो एक छोड़ना है जिसको, अब उनमें से वो 4 में से कौन एक छोड़ेगा, ये कैसे डिसाइड हो? जो ओल्डेस्ट इन द ऑफिस है, जो सबसे पुराना है, उन 4 में से वो एक छोड़ेगा। ठीक है, अब सर मान लीजिए 2 लोग एक साथ ज्वाइन किए थे तब, और वही दोनों सबसे पुराने हैं, तो मान लो ये जो 4 है उनमें 2 लोग 13 जनवरी 2024 को अपॉइंट हुए थे, और 13 जनवरी 13 मई 2024 को अपॉइंट हुए थे, और बाकी 2 जो है, एक 13 जनवरी 2025 और एक 13 फरवरी 2025। तो पुराने कौन है? ये दोनों, लेकिन दोनों एक साथ अपॉइंट हुए थे। अब अगर इनमें भी एक अलग अलग डेट को अपॉइंट होते तो ज्यादा पुराना वो निकल जाता। मान लो एक 15 मई और एक 13 मई होता, तो 13 मई वाला निकल जाता। लेकिन सर यहाँ पंगा ये है कि दोनों एक साथ अपॉइंट हुए थे, तब फिर वहां पर लॉटरी सिस्टम होगा, चिट में नाम डाला जाएगा, जिसका नाम आएगा वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, हैप्पी मोबाइल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल एंड नेसेसरीज रिलेटेड टू मोबाइल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 9 डायरेक्टर्स
राकेश, श्याम, मेहुल, जिक्षा, कोमल, कविता, आशीष। आशीष इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, गगनदीप भी इंडिपेंडेंट है, और अनिल स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर है। आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन कंपनी डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर। आर्टिकल में नहीं लिखा है कि सबको रिटायर होना है हर एजीएम में, नहीं लिखा है ये। चलो बढ़िया। नंबर ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर एट एजीएम कौन कौन होगा वो बताओ। 15 सितंबर को मीटिंग हो रहा है। तो पहले तो हम रूल बताए कि 2/3 को रोटेशन में जाना पड़ेगा, जो हाईएस्ट होगा बोलेंगे राउंडिंग ऑफ में, और उनमें से 1/3 रोटेट हो जाएगा नियरेस्ट ऑफ। ठीक है, ये रूल है। अब मेरे को यहाँ बताओ सर, ये जो आपके 9 डायरेक्टर हैं उनमें से आशीष और गगनदीप तो इंडिपेंडेंट है, क्या इनको रोटेशन में डाला जा सकता है? नहीं। और एक बच गया कौन? अनिल, स्मॉल शेयर डायरेक्टर है, वो भी नहीं डाल सकते रोटेशन में। तो बच गया 6। 6 का 2/3 को रोटेट में डालेंगे। 4 का 1/3, एक रिटायरिंग होगा। अपना आंसर तो यही है, अब चेक कर लेते हैं। ये 9 में से देखो पहले 2 हटा दिया और ये भी हटा दिया। हाँ, तो 6 बच गया। 6 का 2/3 4, और 4 का 1/3 रिटायर हो जाएगा। अब बोला डायरेक्ट दिन नंबर के लिए रूल, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का रूल क्या है सर? जो भी कंपनी में डीन बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको डीन नंबर लेना पड़ेगा। ये रूल है। पहले डीन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, वो मिल जाएगा, तभी तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे पहला तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल डायरेक्टर टू ऑब्टेन डीन, यस। डायरेक्टर डीन नंबर इज नॉट मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर ऑफ फॉरेन कंपनी हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। इसके लिए रूल पढ़ना पड़ेगा कि क्या फॉरेन कंपनी का कोई आदमी का इंडिया में अगर आपको बैठा है कोई ब्रांच में, तो क्या उसको भी डीन नंबर लेना पड़ेगा? पढ़ेंगे। एक फॉरेन नेशनल वाज इंटेंडेड टू अपॉइंट इन द बोर्ड ऑफ एमएनसी इन इंडिया। एक फॉरेन नेशनल है, वो इंडियन कंपनी में, इंडियन एमएनसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आना चाहता है। वो बोल रहा है कि उसको डीन नंबर लेना जरूरी नहीं है क्योंकि वो फॉरेन का आदमी है। तो बताओ क्या उसका बात करेक्ट है? तो चलो पढ़ते हैं इसके लिए रूल क्या लिखा है। तो ऑल एग्जिस्टिंग और एनी पर्सन इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर shall require to obtain the deal। पहला बात बोला हर आदमी को डील लेना पड़ेगा। एक लाइन में रूल लिख दिए। तो देखो ऊपर क्या लिखा, जो भी आदमी डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है कहीं पे भी उसको डील लेना पड़ेगा। वो डील के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, प्रेस्क्राइब फीस भर के फीस भरेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेगा, और डीन के लिए डीन नंबर के लिए अप्लाई करेगा। अब यहाँ वही ज्ञान दिया कि डीन नंबर सबको लेना पड़ेगा। डीन एक यूनिक नंबर है, तुम एक बार ले लोगे वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। जहां जहां डायरेक्टर बनना चाहो सब जगह सेम ही डीन नंबर दोगे। डीन इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर ऑफ इंडियन कंपनी हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तुमको इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो डीन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम फॉरेन कंपनी है और उसका इंडिया में कोई ब्रांच है, तो फॉरेन कंपनी है वो तो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांच है। उसके लिए डी नंबर कैसे कंपलसरी कर सकते हैं इंडिया में? हाँ, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 पॉइंट जो बोला
पहला मैं बोला क्या सबको कंपल्सरी है, बोला हाँ, ठीक है। दूसरा बात पूछा था फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में ब्रांच है तो बोले ना। और तीसरा बोला फॉरेन रेसिडेंट है, फॉरेन नेशनल है, एनआरआई है, लेकिन वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, बोला लेना पड़ेगा। तो एक लाइन में सिंपल रूल याद कर ले कि कोई भी इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई भी हो चाहे वो, तो इंडिया में उसको डी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है तो डी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, बस इतना ही तो रूल। Amitabh is the director of PQR Overseas Trading Limited. The company's name has recently been struck off from the register of the companies. कंपनी का नाम आरओसी से हटा दिया गया है, ठीक है। ही डज नॉट ऑन डायरेक्टरशिप इन एनी अदर कंपनी, और वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। तो अमिताभ एक डायरेक्टर है पीक्यूआर लिमिटेड में, जिसका नाम आरओसी से डिलीट कर दिया गया क्योंकि कुछ गड़बड़ किया होगा कंपनी, और ये आदमी कोई और कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। अब वो अप्लाई कर रहा है आरओसी को कि मेरा डीन नंबर कैंसिल कर दो, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है रजिस्ट्रार। क्या ये रिजेक्शन वैलिड है? मतलब क्या वो अपना डीन नंबर सरेंडर कर सकता है? हाँ, अरे ऑब्वियसली। देखो ये बात समझना देव रहा है, डीन नंबर लेना एक बार ले लिया जिंदगी भर वैलिड है, मतलब बार बार अप्लाई नहीं करने का दरकार है। हम जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहे वो एक ही डीन नंबर सब जगह काम करेगा। हम नहीं रखना चाहता कोई हमको जबरदस्ती बोलेगा नहीं तुमको डीन रखना ही पड़ेगा, तो फिर सरेंडर तो कर ही सकता है ना बेटा। तुम पैन नंबर लेते हो, तुम छोड़ना चाहो पैन नंबर, इनकम टैक्स ये बोलेगा तुम पैन नंबर छोड़ नहीं सकते। सर डीन नंबर सरेंडर किया जा सकता, तुमको इस बात का प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम अभी कोई और कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, छोड़ दो, फिर दोबारा डायरेक्टर बनना चाहो कहीं पे फिर से डीन नंबर लेना। ठीक है। हाँ, और गवर्नमेंट भी चाहे तो तुम्हारा डीन नंबर डीएक्टिवेट कर सकता है। डीन इज फाउंड डुप्लीकेट, तुम दो दो नंबर ले रखे हो तो एक इनवैलिड हो जाएगा। तुम डीन नंबर फ्रॉड तरीके से लिए थे या फ्रॉडलेंट काम के लिए लिए थे, या तुम अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गए हो, या वो आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो डिपार्टमेंट भी तुम्हारा डीन नंबर कैंसिल कर सकता है। और तुम खुद भी डीआईआर फॉर्म फिलअप कर दो DIR 5 और तुम अपना डीन नंबर सरेंडर कर सकते हो। हाँ, लेकिन तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि तुम कोई भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो फिर, ठीक है। नेक्स्ट बोला ज्योति प्रसाद ऑब्टेन 2 डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय मिस्टेक इन 2016 एंड 2019। He used his second DIN to become director of 2 private limited companies और 3 public limited companies में वो अपना सेकंड वाला DIN नंबर दिया। Later on realization is applied ROC for deactivation of his first DIN। ROC उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। सर एक आदमी का 2 DIN नंबर हो ही नहीं सकता, तो गलती से ले लिया तो उसको एक DIN नंबर सरेंडर करना पड़ेगा या ROC खुद ही कैंसिल कर देगा। खुद नहीं पकड़ा डिपार्टमेंट, अब वो सरेंडर करना चाहता है तो अच्छा काम कर रहा है ना सर, तो वो तो फ्रॉड नहीं करना चाह रहा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो फर्स्ट DIN सरेंडर करना चाहता है, सेकंड DIN रखना चाहता है ना, क्योंकि वो सेकंड वाला DIN 2 प्राइवेट लिमिटेड और 3 पब्लिक लिमिटेड में डाल रखा है। फर्स्ट DIN का सरेंडर नहीं कर सकता वो, पहला ही DIN जो वैलिड होता है, सेकंड वाला ना डुप्लीकेट होगा। पहला वाला को तुम डुप्लीकेट बोल के कैसे सरेंडर करवाएगा, ठीक है ना। तो उसको पहला वाला रखना पड़ेगा, सेकंड वाला सरेंडर करना पड़ेगा, और वो पहला वाला अपनी पांचों कंपनी में देते वापस से। पॉइंट इज करेक्ट कि आरुषि राइट है कि तुम सेकंड DIN सरेंडर नहीं कर सकता, तुमको तुम फर्स्ट DIN सरेंडर नहीं कर सकता, तुमको सेकंड DIN सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है।
राइट्स ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। एक आदमी को डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तुम रिटायरिंग नहीं है, मतलब तुम इस बार रोटेशन या किसी भी तरीके से रिटायरमेंट में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिटायरिंग डायरेक्टर तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल अपने आप ही हो जाएगा अगर वो रिटायर नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये अदर देन रिटायरिंग का बात कर। तो क्या बोला है? पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर एग्जामिन। तो क्या रूल है? देखो क्या लिखा, पर्सन इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप एट ईजीएम। तो जनरल मीटिंग में खुद को डायरेक्टर बनने के लिए पोस्ट डालेगा, उसको कंपनी को 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी नोटिस देगा, सॉरी शेयर होल्डर लोग, कि ये आदमी डायरेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आप लोग आइए वोट कीजिए। उसको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। ये 1 लाख का रूल किसके लिए नहीं है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 1 लाख जमा नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टर बनने के लिए। कोई अगर नॉमिनी डायरेक्टर है उसको 1 लाख रुपए जमा नहीं करना पड़ेगा। या फिर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया एडिशनल डायरेक्टर के लिए या नॉमिनी डायरेक्टर के लिए, उसको ये 1 लाख जमा नहीं देना पड़ेगा। मतलब कोई नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल कंपनी में, हम जाके रिलायंस लिमिटेड में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हमको 1 लाख रुपए का फीस जमा देना पड़ेगा। ये अमाउंट रिफंडेबल हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। अगर तुमको 25% ऑफ टोटल वोट कम से कम मिलता है, तुम नहीं चूज हुए, कोई बात नहीं, तुम्हारा 1 लाख वापस कर देंगे, लेकिन तुमको 25% से ज्यादा वोट मिला, मोर देन 25%, तो तुम्हारा ये फीस रिफंडेबल है। नहीं तो क्या होगा? फॉरफिट हो जाएगा। होता है ना इलेक्शन में जमानत जब्त हो गया बोलते कैंडिडेट का, है ना। हम मान लो इलेक्शन में खड़ा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में हम खड़ा हुआ, एक लिमिट होता है इलेक्शन कमीशन का, हमको नहीं पता कितना रूल है, कि इससे कम वोट अगर तुमको मिला, शायद 10% है, टोटल वोट का 10% से भी कम तुमको मिला है, तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब जो तुम वो सिक्योरिटी मनी दिए थे वो तुमको रिफंडेबल नहीं हो। आई थिंक 10% है, तुमको याद नहीं इलेक्शन कमीशन का क्या रूल। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या रूल है? तुम अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट के लिए खड़े हुए हो, तुमको मोर देन 25% अगर वोट मिले, तुम जीते नहीं, क्योंकि जीतने के लिए 50% वोट चाहिए ना। 100 शेयर होल्डर है वोट करने के लिए, 50 अगर 50 से प्लस यानी 51 अगर मेरे फेवर में वोट करेंगे तो ही ना हम डिसीजन में जीतेगा, तो ही ना हम डायरेक्टर अपॉइंट होगा। ठीक बात। लेकिन अगर उससे कम वोट मिला है मेरे को, तो हम डायरेक्टर तो नहीं बनेगा। मान लो 100 में 40 मेंबर मेरे फेवर में वोट किए, क्या नीरज को डायरेक्टर बना लो, बनेगा तो नहीं डायरेक्टर? बनेगा क्या? कहाँ हुआ बेटा? 50% से कम हुआ ना। अरे डायरेक्टर पोस्ट जीतने के लिए मेजोरिटी वोट चाहिए, मेजोरिटी माने हाफ से ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे तो 100 में 40 लोग मेरे फेवर में वोट किए, मतलब 40%। हाँ, लेकिन मेरे को मेरा जो 1 लाख में डिपॉजिट है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमको 25% से ज्यादा वोट मिला है। लेकिन 100 में 20 लोग मेरे फेवर में वोट किए, हाँ, क्योंकि हम 20% वोट पाए हैं, मतलब तो 25% से कम है। 25% डॉट भी होगा तो, हाँ, क्योंकि मोर देन 25 मिलना चाहिए, तभी मेरा पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो सिंपल रूल। तो आपको 25% से ज्यादा वोट मिले तो आपका ये 1 लाख रिफंडेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तुमको अगर कंपनी में डायरेक्टर बनना, तुम पहले कंपनी को एक नोटिस दोगे, कंपनी भी शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगा 14 डेज में कि भैया ये आदमी पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, आइए वोट कीजिए। सॉरी, ये गलती हो गई, तुम कंपनी को 14 डेज पहले बोलेगा और कंपनी 7 दिन पहले शेयर होल्डर लोग को बोलेगा। ठीक है, कंपनी 7 दिन पहले शेयर होल्डर को बोलेगा, तुम 14 डेज पहले बोलेगा जनरल मीटिंग की। बस यही, और तो इसमें कुछ काम का नहीं है।
कंपनी ये नोटिस ईमेल में डाल देगा, कंपनी का वेबसाइट पे डाल देगा, तो ज्ञानबाजी है, कुछ काम का नहीं है। कोई एक न्यूज़पेपर में दे देगा कि आदमी हमारे यहाँ डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं। हाँ, ये पॉइंट काम का है। ये जो है ना कि 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये रूल किसके ऊपर नहीं है? ऊपर तो बताया था इंडिपेंडेंट और वो लोग के लिए। हाँ, जिस गवर्नमेंट कंपनी में भी पेड ये रूल एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अनिल शेयर होल्डर होल्डिंग 9% इक्विटी शेयर विद नॉट होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप वांट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टर पोस्ट। तुमको डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितना रुपए का शेयर कैपिटल भी होल्ड करना पड़ेगा? 5,000 रुपया का मिनिमम शेयर तुमको होल्ड करना पड़ेगा, तभी तुम डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे अनिल एक शेयर होल्डर है, कितना होल्ड कर रहा है? 9%। 5% और 5,000 रुपये, ऐसे कुछ रूल था, एक बार को रूल देखते। ये रूल हट गया है क्या? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का कोई रूल बोला नहीं है ना। चलो एक बार रूल पढ़ते हैं। बोल रहा है पर्सन इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, वो अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो कंपनी को नोटिस देगा। प्रोसीडियर अपॉइंटमेंट का क्या बता रहा है? गिव नोटिस इन राइटिंग 14 डेज बिफोर द मीटिंग, और 1 लाख रुपया का डिपॉजिट भी दे देगा तो अपने पड़े ऊपर में। और अगर उसको 25% से ज़्यादा वोट मिलेगा तो ये रिफंडेबल होगा, वरना रिफंडेबल नहीं होगा, वो भी रूल लिख दिया। कंपनी 7 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस दे देगा कि ये आदमी डायरेक्टर बनना चाहता है, आप लोग वोट कीजिए। कैंडिडेट DIR-2 फॉर्म फाइल करेगा, डी नंबर अप्लाई करके रखेगा पहले से, और जब वो इलेक्ट हो जाएगा तो कंपनी DIR-12 फाइल करेगा और 1 लाख रुपया रिफंडेबल कर देगा जो जीत जाएगा उसको। अरे जीता हुआ मतलब 50% ज्यादा वोट, तो उसका तो पैसा रिफंड होगा ही। हाँ, अरे सर, जिसको 25% ज्यादा वोट मिला उन सबका पैसा रिफंडेबल है, ये नहीं कि हारा है तो ही रिफंडेबल है, जीता है तो भी रिफंड होगा। तो यहाँ पे अमाउंट का कोई रूल नहीं है, 5,000 वाला रूल हट गया हमको लगता है कि डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम 5,000 रुपया का शेयर होल्ड करना पड़ेगा, वो रूल हट गया। 2018। Mr. X proposed his candidature as a directorship agreement along with the deposit of rupees 1 लाख। मिस्टर एक्स से कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई किया, 1 लाख का पैसा भी जमा कर दिया। एक्स फेल टू अपॉइंट एज डायरेक्टर बट रिसीव 39% ऑफ टोटल वोट। एक्स डायरेक्टर बन नहीं पाया लेकिन उसको 39% वोट मिला, वो अब अपना पैसा रिफंड चाहता है, लेकिन कंपनी रिफंड देने से मना कर दिया। नहीं मना कर सकता सर, देना पड़ेगा। हाँ, 25% का रूल है। तो देखो पूरा रूल रिपीट लिखा कि वो 14 दिन पहले कंपनी को बोलेगा 1 लाख का डिपॉजिट देगा। 1 लाख का रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा अगर 25% से ज्यादा वोट मिला तो, उससे कम मिला तो हाँ, तो यहाँ पे कंपनी का डिसीजन गलत है, नॉट टू रिफंड, डिसीजन इज नॉट वैलिड। अब आया एडिशनल डायरेक्टर का रूल। तो एडिशनल डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिया गया है कि अगर उनको किसी काम के लिए एक्स्ट्रा डायरेक्टर चाहिए तो वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार जिसको अपॉइंट करेगा वो नेक्स्ट एजीएम में या तो उसको कंफर्म कर लो, तो नेक्स्ट एजीएम जब होगा या जब हो जाना चाहिए तब तक ही रहेगा वो। देखो क्या बात बोला है, नेक्स्ट एजीएम जब हो रहा है या हो जाना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। मान लो मेरा नेक्स्ट एजीएम का डेट है 13 सितंबर, अब या तो 13 सितंबर को एजीएम हो तो एडिशनल डायरेक्टर हट जाएगा। 13 को ये वोट नहीं हो पाया तो भी उसको पोस्ट से हटना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल बोला, यही रूल है बस, और तो कोई रूल है नहीं एडिशनल डायरेक्टर के लिए। कहा पहले
डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग एसआर। हाँ, तुमको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में तो रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा कि हम लोग एडिशनल डायरेक्टर रख रहे हैं, और ये रूल पब्लिक प्राइवेट सबके लिए। अब केस स्टडी पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जस्ट लिमिटेड अपॉइंटेड पवन एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ नाउ सीक योर एडवाइस अबाउट द टेन्योर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, वो कब तक रहेगा पोस्ट पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सर्कुलर पास करके उसको अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर, कब तक रहेगा। हाँ, होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑफ एजीएम whichever is earlier. नेक्स्ट बोला एक्स वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पीसीएस लिमिटेड 21 नवंबर 2018 को इन ए कैजुअल वैकेंसी कॉज बाई अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ पी। पी अचानक मर गया तो उसकी जगह कंपनी को एक एडिशनल डायरेक्टर रखना पड़ा। ठीक है, बढ़िया काम किया, रख लिया। बताओ, एडवाइज द कंपनी वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स इन इज कंटिन्यूएशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। क्या एक्स का अपॉइंटमेंट वैलिड है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कब तक रहेगा? सेम ज्ञान वापस मांग गया भाई, कुछ काम का आंसर नहीं है। ओ नहीं, ये गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। कैजुअल वैकेंसी पे एडिशनल डायरेक्टर नहीं होता, कैजुअल वैकेंसी में नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होता है। एडिशनल डायरेक्टर एडिशनल काम के लिए लगेगा तब अपॉइंट होता है। यहाँ तो एक के मरने के, ये तो हो गया ना, एक के बदले दूसरा रखे हैं। ये आप ये एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है। कैजुअल वैकेंसी के लिए क्या रूल है? तो क्या रूल लिखा है? कोई कारण से अगर ऑफिस वैकेंट हो गया किसी डायरेक्टर का, मर गया है या फिर क्या बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप हो गया, आ नहीं पाएगा एकदम, ठीक है, उस केस में क्या रूल है? filled by the board of directors meeting of the board which shall be subsequently approved by members in the immediate next general meeting. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी जगह किसी को अपॉइंट करेगा और तुरंत जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगा उसमें शेयर होल्डर्स उस पर वोट ले लेगा। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर तक वेट करने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। तो एक्स का जो अपॉइंटमेंट हुआ पी की जगह, वो कैजुअल वैकेंसी है, न कि एडिशनल डायरेक्टर। In this case, the appointment of X an additional director to fill casual vacancy is not valid. However, X can be treated as additional director and his office additional director shall be valid to the date of हाँ कंपनी उसको अगर X की जगह नहीं, P की जगह नहीं अपॉइंट करे, ऐसे ही एडिशनल डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करे, वो तो कर ही सकते हैं। उसकी जगह अपॉइंट करने को कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं और उसको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में कंफर्म करना पड़ेगा। बट कंपनी अगर ये नहीं बोले हम पी की जगह अपॉइंट कर रहे हैं, पी बोले हम एक्स को ऐसे ही अपॉइंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर, वो तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो बोल के कर ले कंपनी, तब वो नेक्स्ट एजीएम तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप कैजुअल वैकेंसी बोल के बोल रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में कंफर्म करना पड़ेगा। आप इसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं बोल सकते। Extra Power Limited desires to appoint an additional director on its board. The article of association of the company confers upon the board to exercise the power to appoint such director. एक एक्स्ट्रा पावर लिमिटेड बोल के कंपनी है, वो एडिशनल डायरेक्टर रखना चाहता है और आर्टिकल में भी अलाउड है। एज सच मोहन इज अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर। कंपनी मोहन को अपॉइंट किया 12 दिसंबर को। कंपनी का 5th एजीएम 17 सितंबर को होने वाला है। कोई कारण से मीटिंग एडजॉर्न्ड हो गया, फिर वो मीटिंग 30 सितंबर को हुआ, तो बताओ मोहन कब तक ऑफिस में रह पाएगा? 17 सितंबर की 30 सितंबर। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच क्या है पता है? देख, रूल क्या बोलता है, जिस दिन एजीएम हुआ या जिस दिन हो जाना चाहिए उसके अर्लियर, तो हो तो 17 को जाना चाहिए था। हाँ, एक बात समझ लेना, एक रूल सुन लेना नया, एडजॉर्न्ड मीटिंग को ओरिजिनल मीटिंग का ही डेट माना जाता है। एडजॉर्न्ड मीटिंग इज लाइक नॉर्मल मीटिंग। हिसाब से तुम पहले रूल बोलते कि 17 सितंबर को मीटिंग होना चाहिए था,
और रूल क्या बोलता है, मीटिंग जिस दिन हुआ या जिस दिन हो जाना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर, तो हिसाब से तो 17 सितंबर लास्ट डेट होना चाहिए था। कंपनी ये मीटिंग करता ही नहीं और फिर 30 सितंबर को मीटिंग करता तो 17 सितंबर लास्ट डेट होता। कंपनी मीटिंग किया और उसको फिर एडजॉर्न करके 30 सितंबर पे ले गया, है ना। एडजॉर्नमेंट कैसे होता है, पहले मीटिंग हुआ फिर उसको आगे पोस्टपोन किया गया, ठीक बात। तो फिर उसको 30 सितंबर तक के ऑफिस में रहना होगा, तभी वो रिटायर हटेगा। बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे एडजॉर्न मीटिंग था, क्योंकि 17 को मीटिंग हो चुका, अब कोई कारण से मीटिंग का कोरम नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए मीटिंग को 30 सितंबर में ले जाना पड़ा, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 17 को मीटिंग ही नहीं होता, नहीं तब 17 लास्ट डेट होता, अर्लियर है बेटा। 17 को मीटिंग होना था, हुआ ही नहीं, लास्ट डेट एजीएम का 17 तारीख की था, हुआ ही नहीं। कंपनी एजीएम 30 को किया, कर तो सकता है ये लेट मीटिंग, फाइन पेनल्टी भरना पड़ेगा। कंपनी को तो लास्ट डेट तो 17 था, तो जिस दिन मीटिंग होना था या जिस दिन मीटिंग हुआ, विच एवर इज अर्लियर, तो हिसाब से तो 17 ही अर्लियर हो गया, तो एडिशनल डायरेक्टर 17 तक ही रह पाता। लेकिन अगर कोई कारण से मीटिंग हुआ और एडजॉर्न हुआ, तो कंपनी तो 17 को मीटिंग कर ही लिया, अब उसमें डिसीजन नहीं हो पाया, कोरम नहीं आया था या कोई अदर रीजन था जिसके कारण मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा, तो फिर 30 तारीख वैलिड होगा, क्योंकि एडजॉर्न मीटिंग नॉर्मल मीटिंग का ही डेट माना जाता है। बात क्लियर। आज का लास्ट केस स्टडी, द बोर्ड मीटिंग फॉलोड बाय एजीएम ऑफ लार्ज लिस्टेड कंपनी हैड जस्ट कंक्लूडेड and the chairman is reluctant to call an EGM on board meeting at any time soon। कंपनी का अभी अभी एजीएम हुआ है और चेयरमैन ईजीएम बुलाने को इच्छा नहीं रखता, रिलेक्टेंट है मतलब नहीं बुला रखता। चेयरमैन ऑफ द कंपनी शॉर्ट योर एडवाइस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ परितोष who has just retired as CMD from a large commercial bank as an independent director। देखो कंपनी का अभी अभी एजीएम हुआ है, कंपनी अभी तुरंत ईजीएम नहीं बुलाना चाहता, थोड़ा दिन पहले एजीएम हो गए हैं, लेट्स से 10 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, अब कंपनी तुरंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाना चाहता इतना जल्दी 10 दिन का गैप में, बट उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है लार्ज कमर्शियल बैंक का, एक बैंक का जहां से लोन ले रखे हैं, वहां का एक आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, उसको 7 साल रखना है। तुमसे वो एडवाइस मांग रहे हैं, बताओ क्या तरीके से हम उसको अपॉइंट करें, क्योंकि देखो नॉर्मल एडवाइस क्या होता है, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुला लो, अपॉइंट कर लो। देखो हमें ये बोला कंपनी वांट टू अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर, इट कैन अपॉइंट हिम इन जनरल मीटिंग, तो एक जनरल मीटिंग कॉल करके बुला लो ईजीएम बुला के, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करना चाहता, तो एक ऑप्शन क्या, उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, क्योंकि तब क्या होगा, उसके लिए डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग में अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा और नेक्स्ट एनुअल मीटिंग तक वो रह भी जाएगा। तो तुम यहाँ पे एडवाइस क्या करोगे, ये काम करो, इसको एडिशनल डायरेक्टर बना लो, ठीक है ना, ताकि तुम नेक्स्ट एजीएम तक उसको रख भी पाओ और तुरंत मीटिंग बुलाने का माथा पे प्रेशर भी नहीं। लेकिन उसको 7 साल नहीं रख सकते सर, उसको नेक्स्ट एजीएम में या तो रेगुलराइज करना होगा, नहीं तो 5 साल के बाद तो रिटायर हो गए ना, क्योंकि 5 साल के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो तुम वहां पे एडवाइस ये करोगे, एक बार एडिशनल डायरेक्टर रख लो, वो नेक्स्ट एजीएम में उसको फिर कंफर्म भी कर लेना, तो तुरंत ईजीएम बुलाने का प्रेशर भी खत्म। लेकिन भैया उसको लगातार 5 साल के लिए कर पाओगे, 7 साल नहीं, ठीक है। यहां तक स्टॉप। अब आएगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर।